हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु मस्ती GNMT पर। दोस्तों, मैं पिछले क्लास के सेशन में 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था और शायद जो अभी तक नहीं देखे हैं वो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज चलते हैं उससे आगे अगला क्वेश्चन 101 से। तो आपका 101 में क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो ऑप्शन ए है शरीफा, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी नारंगी एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात सेब, मतलब सेब का पुष्पासन खाया जाता है। एंड चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन यह है कि डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो ऑप्शन ए हो गया टीएमवी अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस, बी हो गया बैक्टीरियोफेज, सी हो गया ए और बी दोनों, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात ए एंड बी दोनों। अर्थात ए में क्या है टोबैको मोज़ेक वायरस और बी में हो गया बैक्टीरियोफेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। ऑप्शन ए है एक दिशीय, बी है द्विदिशीय, सी है बहुदिशीय एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात एक दिशीय। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है। ऑप्शन ए है अजोटोबैक्टर, बी है बैसिलस यूरेथियंसिस, सी है अजोला एंड डी है क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात बैसिलस यूरेथियंसिस। ये क्या है जैविक खाद है नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो क्या है जैविक खाद है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में है जल, बी है हवा, सी है कीट एंड डी है संपर्क। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात हवा, मतलब क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः हवा द्वारा होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए हो गया उत्पाद एंड बी है जीव, सी है माध्यम और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात उत्पाद। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में उत्पाद निर्माण करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन ए हो गया मम्प्स, बी हो गया इन्फ्लुएंजा, सी है डिप्थीरिया एंड डी है मेजिल्स। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी डिप्थीरिया, अर्थात विषाणु से होने वाला ये बीमारी नहीं है। और ये बाकी जो तीनों है मम्प्स है, इन्फ्लुएंजा है, मेजिल्स है, ये क्या है ये विषाणु से होने वाले बीमारी हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में हो गया मधुमक्खी पालन, बी है कुक्कुट पालन, सी है मत्स्य पालन और डी है कार्बनिक खेती। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात कार्बनिक खेती। ये क्या है ये पशुपालन में सम्मिलित नहीं है कार्बनिक खेती। बाकी ये तीनों है मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, ये सब पशुपालन में सम्मिलित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। ऑप्शन ए हो गया लुई पास्चर, बी हो गया जेडी वाटसन, सी हो गया स्टीफन हेल्स एंड डी हो गया रॉबर्ट कॉक। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात जेडी वाटसन। क्या बोल रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी से इसका संबंध कोई नहीं है, तो जेडी वाटसन का संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो गया mRNA, बी हो गया tRNA, सी हो गया rRNA और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात tRNA। एंटीकोडॉन्स tRNA में पाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया प्रभाविता का नियम, ऑप्शन बी है स्वतंत्र अपविभन का नियम, ऑप्शन सी है इबको की शुद्धता का नियम एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात स्वतंत्र अपविभन का नियम, मतलब पृथक्करण के सिद्धांत को दूसरा नाम है स्वतंत्र अपविभन का नियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक कौन है। नई जो प्रजाति है उसके निर्माण का महत्वपूर्ण जो कारक है
वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है प्रतियोगिता, बी हो गया उत्परिवर्तन, और सी है विलयन, और डी है निरंतर विविधता। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्या? उत्परिवर्तन। मतलब नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है उत्परिवर्तन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में है आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है तंबाकू, ऑप्शन बी में है आम, एंड ऑप्शन सी में है आलू, और ऑप्शन डी में है पॉपी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात तंबाकू। मतलब आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को तंबाकू पौधों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कराई आईएबी किसे नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए हो गया कार्न छेदक को, ऑप्शन बी हो गया गेहूं के रस्ट को, ऑप्शन सी होगा कपास के कीटों को, और ऑप्शन डी है मक्का के कीटों को। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात क्या? कपास के कीटों को। कराई आईएबी नियंत्रित करता है कपास के कीटों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन आ गया कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए में है नील हरित बैक्टीरिया का, बी में है प्रोटोजोआ का, और सी में है नेमाटोड्स का, और डी में है गेहूं के पौधों का। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात नील हरित बैक्टीरिया का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक मूसों अर्थात चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए में है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, बी में है उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, सी में है प्रतिजैविक की खुराक हेतु, और ऑप्शन डी में है इन सभी हेतु। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात क्या? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। मतलब ट्रांसजेनिक मूसों अर्थात चूहों का प्रयोग वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जाने जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को किस नाम से जाने जाते हैं? जैविक बंदूक के रूप में, आणविक कैंची के रूप में, प्लाज्मिड के रूप में, या माइक्रो पिपेट के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात आणविक कैंची के रूप में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो ऑप्शन ए हो गया मृदा का, ऑप्शन बी हो गया पौधों का, ऑप्शन सी हो गया जल का, एंड ऑप्शन डी हो गया जंतुओं का। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात मृदा का। मतलब जल धारण क्षमता मृदा का विशेष गुण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है नेटेलिटी, बी में है मोर्टालिटी, एंड सी में है माइग्रेटरी, एंड डी में है इंटीग्रिटी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात मोर्टालिटी। मतलब बोल रहे किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को मोर्टालिटी कहा जाता है, या मोर्टालिटी कह सकते हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? ए में है लिंग संबंधी रोग, बी में हो गया ऑटोसोम संबंधी रोग, सी में हो गया कमी जनित रोग, और डी में हो गया चयापचय संबंधी रोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात ऑटोसोम संबंधी रोग। मतलब सिक्कल कोशिका एनीमिया ऑटोसोम से संबंधित रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपिनोमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? मतलब परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपिनोमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो गया एक्रोसोम, बी में हो गया मेसोसोम, सी में हो गया एपिसोम, एंड डी में हो गया स्फेरोसोम। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात एक्रोसोम। क्या? एक्रोसोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रीवरी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में हो गया सेक्रोमाइसिस, बी में हो गया प्रोटोजोआ, सी में हो गया टेरिडोफाइट्स, एंड डी में हो गया मार्सुपियल्स। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात क्या? सेक्रोमाइसिस। मतलब ब्रीवरी का संबंध सेक्रोमाइसिस से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए में है जीन गन,
बी में है माइक्रोपिपेट, सी में है इनमें से दोनों एंड डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात इनमें से दोनों, मतलब जीन ए जीन गन और माइक्रोपिपेट भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि अस्त्री दल चक्र अर्थात पुष्पों में बना है। अस्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है क्या? ऑप्शन ए हो गया स्टिग्मा, बी हो गया स्टाइल एंड सी हो गया ओवरी एंड डी हो गया इनमें से तीनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से तीनों। जैसे ए भी हो गया स्टिग्मा भी, बी भी हो गया स्टाइल भी और सी भी हो गया ओवरी। क्या अस्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इन तीनों। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है एस.एल. मिलर किससे संबंधित है? एस.एल. मिलर के एक मतलब वनस्पति वैज्ञानिक थे, वो किससे संबंधित है? ए में है जीन की उत्पत्ति एवं विकास से, बी में है विकासवाद के उपयोग एवं अनुप्रयोग से, सी में है डार्विनवाद से एंड डी में है लेमार्कवाद से। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात जीन की उत्पत्ति एवं विकास से, मतलब एस.एल. मिलर जीन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।